दीपिका शादी करके अपने ससुराल आई थी और वो अपने कमरे में बैठी थी। तभी वहां पर राहुल आ जाता है। देखो, तुम यहाँ नहीं सो सकती। ये मेरा बेड है। अपना बिस्तर नीचे लगाओ और चुपचाप सो जाओ। ये कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? कैसे क्या बात कर रहा हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? दोनों का कोई भी मैच नहीं है। वो तो मैंने माँ और पापा की जिद की वजह से तुमसे शादी की है। अपने आप को देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। दीपिका का रंग सांवला था, इसलिए राहुल उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही उसे अपनी बीवी मानता था। दीपिका, जो अभी एक दिन पहले ही शादी करके यहाँ आई थी, ये सब बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपना बिस्तर नीचे लगा लेती है और सो जाती है। अगली सुबह दीपिका सुबह सुबह उठ जाती है और चाय नाश्ता बनाती है और अपने सास ससुर को चाय देती है। अरे बेटा, तुम सुबह सुबह चाय और नाश्ता ले आई। बेटा, अभी तो तुझे इस घर में आए हुए एक ही दिन हुआ है और तुमने आज से ही घर का काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये सब करना ही है। आप बैठो, मैं राहुल जी को चाय देकर आती हूँ। और दीपिका वहां से चली जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर दीपिका जैसी बहू आई है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि अपने राहुल की शादी इसी से करवाऊंगा। काश सुरेश जिंदा होता तो कितना खुश होता। बिल्कुल सही कहा आपने। बहू का रंग काला है तो क्या हुआ, लेकिन मन की तो बहुत अच्छी है। इधर दीपिका राहुल के पास जाती है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखने को मिल गई। और वो चाय उठाकर नीचे फेंक देता है। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। ये सब नौटंकी करके तू मुझे अपना नहीं बना सकती, समझी? पता नहीं माँ और पापा ने इसमें ऐसा क्या देखा जो इसे मेरे माथे मर दिया। दीपिका राहुल के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी थी। कुछ दिनों के बाद, बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू बहू के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहता? कल तेरे पापा ने तुझे दीपिका पर गुस्सा करते देखा था। अब तो शादी को 2 महीने हो गए हैं। माँ, चाहे 2 महीने हो जाए चाहे 2 साल, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये कितनी काली है माँ, और मैं कितना गोरा हूँ। आपने और पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, पसंद तो ये मुझे भी नहीं है, लेकिन ये तेरे पापा के दोस्त की बेटी है और तेरे पापा को तो इसी तरह की पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू चाहिए थी। मैंने तो इसलिए हाँ कही थी कि इसके पापा बहुत अमीर थे। उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम है। एक बार इससे वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर इसे चाहे यहाँ से निकाल दियो। तेरे पापा को मैं देख लूंगी। अरे माँ, अगर ऐसी ही बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता और इससे आजादी भी पा लेता। उन दोनों की ये सारी बातें दीपिका सुन लेती है और वो किचन में जाकर रोने लगती है। तभी राहुल के पापा अशोक बाहर से आते हैं और दीपिका को रोते हुए देख लेते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या इस राहुल ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? मैं इसको अभी बताता हूँ। नहीं पापा जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी बात सुनो अब। इस घर का काम बहुत हो गया। तुम्हारा जो सपना है तुम उसे पूरा करो। आखिर तुमने इतनी पढ़ाई तुमने आखिर तुमने इतनी पढ़ाई घर का काम करने के लिए थोड़ी ही की है। वैसे भी बाहर जाओगी और लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा। जी पापा जी। दीपिका के पिताजी का सपना था कि वो गांव में बच्चों को फ्री शिक्षा दें। जो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, वो वहीं गांव में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। दीपिका अपने वकील से बात करती है और अपने डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाती है और वो गांव में एक प्रॉपर्टी खरीदती है और अपना कोचिंग सेंटर तैयार करवाने का काम शुरू करवाती है। अब पूरा दिन दीपिका अपने काम में बिजी रहती थी। इधर राहुल अच्छा बनकर दीपिका से बात करने की कोशिश करता था। सुनो, आज हम मूवी देखने चलें क्या?
नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मुझे बाहर जाना है। तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। राहुल जब भी कोशिश करता तो दीपिका उसे मना कर देती। एक दिन दीपिका अपना बैग पैक करती है और हमेशा के लिए वो इस घर को छोड़कर जा रही थी। पिताजी, ये घर छोड़कर मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये तो क्या बोल रही है दीपिका? बेटा, राहुल ने तुझे कुछ बोला है क्या? मैं उससे अभी बात करता हूँ। राहुल, राहुल, इधर आओ जल्दी। पिताजी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा काला रंग है, इसीलिए ये मुझे नापसंद करते हैं और मैं अब राहुल को तलाक दे रही हूँ। ये सुनते ही अशोक को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ? राहुल, जल्दी से आइए, जल्दी से पापा को अस्पताल लेकर चलो। और वो उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब उनको कोई टेंशन न दी जाए और उनको खुश रखा जाए। अब दीपिका उनका पूरा ध्यान रखती है और वो घर छोड़कर भी नहीं जाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। वह समय समय पर अपने ससुर को दवाइयाँ देती थी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। ये सब देखकर राहुल और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपिका बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, लेकिन तुम आज इनके लिए सब कुछ भूलकर यहाँ रह रही हो और इनकी इतनी सेवा भी कर रही हो और इनका इतना ध्यान भी रखा। सच में इंसान को उसके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की वजह से जानना चाहिए। दीपिका अपनी सास के गले लग जाती है और उन्हें माफ कर देती है। धीरे धीरे राहुल को भी समझ आ जाता है कि दीपिका का मन कितना अच्छा है और वह सबका कितना ध्यान रखती है। कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने दीपिका तुमको कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरे पिताजी के लिए तुमने सब कुछ भूलकर इनकी सेवा की और इनका पूरा ध्यान रखा। दीपिका, तुमसे अच्छी जीवन साथी मुझे और कोई मिल ही नहीं सकती। राहुल दीपिका से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और दीपिका उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों में अशोक जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब उनका पूरा परिवार बहुत खुश था और वो लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं। गरीब ढाबे वाली की सफलता। आसमान में काला अंधेरा छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। आज तू इस घर से निकल जा। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं देख सकती। जब से मेरे घर आई ये सब बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे को खा गई कलमुही कहीं की। माँ जी, भगवान के लिए ऐसे मत करो। मेरा इस घर के सिवाय और कोई भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती और कहीं भी जाकर मर, लेकिन मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। शालिनी की सास कमला उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी माँ, ऐसे मत करो प्लीज। कमला शालिनी की सास थी। कमला का बेटा राहुल 2 साल पहले शालिनी से शादी करके उसे अपने घर लाया था। कौन है भाई? सुबह सुबह कौन आ गया? कमला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा शालिनी के साथ बाहर खड़ा था। राहुल तुम, और ये कौन है? माँ, ये शालिनी है, मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमने शादी कर ली है माँ। शालिनी कमला के पैर छूती है। बस बस ठीक है। अरे माँ, अब अंदर तो आने दो। कुछ देर के बाद शालिनी अपने कमरे में थी और तभी राहुल की माँ राहुल से कहती है, ऐसे कौन शादी करता है? लड़की कैसी है, घर बार कैसा है, सब देख सोच के शादी करनी होती है। या ऐसे ही किसी से भी शादी करके घर ले आओ? माँ, शालिनी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। कमला शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो कुछ नहीं बोलती।
माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, चलो सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। माँ, शालिनी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। कमला जब खाना खाती है तो सच में खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। राहुल के काम पर जाने के बाद कमला शालिनी को ताने मारती है और पूरा दिन उससे घर का काम करवाती थी, लेकिन शालिनी इसके बारे में राहुल को कुछ नहीं बताती। शादी के कुछ समय बाद ही राहुल का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो कमला शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जब देखो उसे कोसती रहती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। दरवाजे खिड़कियां देखूं, इस मनहूस ने बंद की है या नहीं। कमला जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वहां पानी गिरा हुआ था और उसका पैर फिसल जाता है। हाय, मर गई मैं। ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा। माँ, आप ठीक तो हो ना? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए यहाँ पानी गिराया है। चल, आज तू मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं सब जानती हूँ, तू निकल जा यहाँ से। और वो धक्के मारकर शालिनी को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। शालिनी दरवाजा बजाती रहती है। माँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी माँ, दरवाजा खोल दो प्लीज। लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और वो अकेली बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है और वो जाते जाते बहुत आगे निकल जाती है। तभी एक घर का कुत्ता शालिनी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर घर की मालकिन उठती है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। अरे, क्या हो गया? ये शेरू इतना क्यों भौंक रहा है? शेरू, क्या हुआ? कौन है बाहर? और शेरू भागकर अपनी मालकिन के पास जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। वह बूढ़ी औरत शालिनी को देखती है। अरे, इतनी बारिश में कौन जा रहा है? और वह उसे आवाज लगाती है। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यहाँ आ जाओ। औरत की आवाज सुनकर शालिनी उसके पास आती है। बेटी, तुम कौन हो और इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी? देखो, पूरी तरह से भीग गई हो। चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये तो अच्छा हुआ शेरू ने तुम्हें देख लिया और इसकी वजह से मैं उठ गई। शालिनी अपने बारे में उस औरत को सब कुछ बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटा। तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने शेरू के साथ। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं बेटी। उसके कहने पर शालिनी भी उनके साथ वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह वो बूढ़ी औरत को खाना बनाते देखती है। दो माँ जी, आज मैं खाना बनाती हूँ। और शालिनी खाना बनाती है। शेरू भी शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू, भूख लगी है तुम्हें? खाना खाओगे तुम? शालिनी खाना बनाकर शेरू को खाना खिलाती है और फिर बूढ़ी औरत और शालिनी दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो औरत पहला निवाला खाती है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल रतन जी की तरह। और बूढ़ी औरत बताती है कि उसके पति रतन का एक ढाबा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उनका ढाबा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कहाँ है आपका ढाबा? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बेटी। अगले दिन वह शालिनी को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। माँ जी, क्या मैं आपके ढाबे पर खाना बना सकती हूँ? राहुल के जाने के बाद अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। राहुल को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। अब मैं खाना बनाकर सब लोगों को खिलाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा,
वैसे भी इनके जाने के बाद तो ढाबा बंद ही है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शालिनी पूरे ढाबे की सफाई करती है और वहाँ खाना बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में सब काम अच्छे से चलने लगता है। वाह, क्या स्वाद है! मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। शेरू भी पूरा दिन शालिनी के साथ ढाबे पर ही रहता था। अब शालिनी के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और जो एक बार वहाँ का खाना खाता था वो बार बार उसी ढाबे का खाना खाना पसंद करता था, जिसकी वजह से आसपास के ढाबे वाले भी अब शालिनी से जलने लगे थे। भाई, जब से ये लड़की ने रतन जी का ढाबा शुरू किया है, अपने ढाबे में तो कोई आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तो मेरा भी कोई बर्गर नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। इधर शालिनी और दादी दोनों बहुत खुश थे। अब तो शेरू पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम जब ढाबे पर जाती हो तुम्हारे साथ ढाबे पर पहुंच जाता है और जब घर आती हो तो घर आ जाता है। जी माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। लेकिन ये ढाबे में आने वाले लोगों को अब बिल्कुल भी तंग नहीं करता, बल्कि एक साइड में आराम से बैठा रहता है। उसी रात बिट्टू ढाबे वाला और बंटी बर्गर वाला रतन के ढाबे पर जाते हैं। ये ले भाई मिट्टी का तेल और इसे पूरी दुकान पर डाल दे। भाई, अब न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और वो दोनों दुकान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी शेरू की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। भाई जल्दी कर, लगता है ये कमबख्त यहाँ ना आ जाए। कुत्ते की आवाज सुनकर शालिनी और बूढ़ी माँ उठ जाते हैं। शेरू शालिनी को पकड़कर ढाबे की ओर ले जाने लगता है। शालिनी और उसकी माँ देखती है कि ढाबे पर दो आदमी थे और वो दोनों जोर जोर से लोगों को आवाजें देकर उठा देती है। चोर चोर, सब आओ, देखो दुकान में चोर घुस गए हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दादी जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसा काम करेंगे। वो तो अच्छा हुआ शेरू था, इसकी वजह से सब कुछ बच गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देता, वो हमेशा सबके साथ रहता है। धीरे धीरे शालिनी का काम और बढ़ने लगा था। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी वहां आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और शालिनी के ढाबे पर खाना खाता है। उसे शालिनी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तुम तो खाना बहुत लजीज बनाती हो। मेरी कंपनी है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए 500 टिफिन बना सकती हो? क्या 500 टिफिन? शालिनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए वो मान जाती है और शाम को वो दादी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अब वह अपने साथ काम के लिए 2 और वर्कर रख लेती है और दोपहर को कंपनी की गाड़ी आकर सारे टिफिन ले जाती थी। अब शालिनी का काम दिनों दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे शालिनी उस छोटे से ढाबे को और बड़ा करवा देती है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखवाती है रतन का ढाबा। अगर आज ये होते तो अपना इतना बड़ा नाम देखकर बहुत खुश होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसे जरूर देख रहे होंगे कि हमारी बेटी ने अपनी मेहनत से ढाबे को कहां से कहां पहुंचा दिया।